तहरीक लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत खराब थी। उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, ना गला खराब ना छाती फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और खत्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो भी थी। 4 मिनट का एक क्लिप है, उस क्लिप में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज कादरी को फांसी दो। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहाँ जाके फैजाबाद में बैठूं खत्म नबूवत के ऊपर पैरा दूं। वो कहते जी सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है। 14 अगस्त वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 5 फरवरी वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 23 मार्च वाले दिन हमें इजाजत नहीं है। और इसलिए कहते हैं मैं मुल्क तो प्यो है। लबैक पाकिस्तान के सरबराह साद हुसैन रिजवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ बातें की जाती हैं इनके बारे में, लोगों को तजस्सुस भी है ये कौन है और कहाँ से तालीम हासिल की, किस तरह से आगाज़ हुआ, सरबराह बन गए तहरीक के, क्या मामला हैं? प्राइमरी तक स्कूल पढ़ता रहा, उसके बाद मैंने प्राइवेट मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने दरस इंतज़ामी में दाखिला लिया और प्राइमरी के बाद मैंने हिफ्ज़ भी किया और उसके बाद मैं तजवीज़ पढ़ता रहा। उसके बाद किबला वालिद गिरामी के हादसा हो गया, एक्सीडेंट। उसके बाद जो तालीम दीनी थी वो मैंने तमाम की तमाम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। आपके वालिद मोहतरम के साथ हादसा हुआ जिसमें मागरूर हो गए वो, तो ये तब आपकी उम्र क्या होती? मेरी उम्र उस टाइम 13 साल थी गालिबन। तो आप साथ मौजूद थे जब हादसा हुआ? ये क्या वाकया क्या था? ये तलगंग रोड पर आबाई गाँव तशरीफ लेकर जा रहे थे और ड्राइवर की आंख लग गई थी और मोड़ था गाड़ी का, मतलब रोड का मोड़ था, गाड़ी सीधी उतर गई थी। उस दौरान जो सीट की भी नीचे वाला रॉड होता है वो पीछे बैकबोन में प्रेस हुआ। और आप सबसे बड़े हैं बहन भाइयों में? जी मैं सबसे बड़ा हूँ। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र तकरीबन इस टाइम 26 साल है। जो हमने देखा है कि तहरीक का आगाज़ हुआ है, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने इसे लीड किया है, लोग आते गए हैं, ये एक पूरी पार्टी बन गई है, जमे गफीर है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 24 घंटे हैं लेकिन लोगों का आने जाने का सिलसिला पूरा है कायम है। उस तरह से कि जब अचानक ये वाला उनकी वफात होती है तो कभी आपने उससे पहले कुछ सोचा था कि ये इस तरह से ये जो लीडरशिप की जिम्मेदारी है, भारी जिम्मेदारी आप तक आ जाएगी? आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, हमने तो उनके बगैर या उनके इस तरह माहौल में सांस लेने का भी कभी नहीं तस्वुर किया था कि हम इस तरह हो गए। हम तो और दुआएं करते रहते थे कि या अल्लाह अगर इनके लिए कोई नुकसान पहुंचाने के लिए कोई गोली बुलेट बने वो हमारे जिस्म से गुजर जाए, कोई बम बने वो हम पे बरस जाए, कोई खंजर बने वो हमारा जिगर चाक करे, लेकिन ये तो तस्वुर भी नहीं था। एग्जैक्टली आखिरी दिन क्या हुआ? खादिम हुसैन रिजवी साहब की तबीयत खराब हुई, क्या हुआ? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की 15 नवंबर से पहले तबीयत ख़राब थी और आपको बुखार था उससे 2 दिन 3 दिन कबल। तो जब आप मतलब पिंडी फैज़ाबाद में पहुंचे तब भी आपको बुखार था। जब वापस आप आए तो बुखार की कैफियत ये थी कि वो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता था, कम हो जाता है, ज़्यादा हो जाता कम। गालिबन मगरिब के उस दिन मगरिब के टाइम भी आपने खुद थर्मामीटर पास था, वो टेम्परेचर चेक किया, कहते यार अभी तो नहीं है, 100 कह रहे हैं, तो ये ना होने के बराबर था क्योंकि पहले 104 तक जा रहा था। कह रहे हैं मुझे महसूस हो रहा है कि बुखार कम हो गया, ना गला ख़राब ना छाती ना कोई किसी किस्म का कोई पानी फ्लू किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं, बस अचानक ऐसा सदमा दिया। खादिम हुसैन रिजवी साहब की तकारीर सुनी है, उनकी बातें सुनी हैं, एक परसेप्शन डेवलप हो गई कि वो सख्त गिर हैं। आप उनके बेटे हैं, आप बतौर बाप भी देखा उन्हें, कायद भी देखा, क्या आप उनकी सख्त गिरी की बात कर रहे हैं? अल्लामा इकबाल ने कहा हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह हो, रज़्म हक़ वातिल हो तो फौलाद है खादिम। मोमिन तो है लेकिन खादिम। यकीन जाने उनकी हजूर की नामूस और ख़त्म नबूवत और दीन इस्लाम के हवाले से जो सख्ती थी ना वो भी थी। बाकी उन जैसा ना कोई दोस्त हो सकता है, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई उस्ताद, ना कोई बाप, ना कोई मुर्शिद,
ना हुल्का है। उनमें अल्लाह ताला ने तमाम सलाहियतें यकजा रखी थी उनमें। बच्चों को बुला के कोई मजाक वगैरह भी हल्का फुल्का वो भी? आप तसव्वुर नहीं कर सकते उनका हमारे अपने घराने में उनका कैसा माहौल था और वो कैसी बात और क्या चीजें कर जाते थे और उनकी तरबियत का माहौल कैसा था। आप यकीन जाने कि गाड़ी को मोड़ काटते वक्त भी वो तरबियत करते थे कि बेटा इसको यहाँ नहीं ऐसे रख के काटा जाता है, इसको यहाँ ब्रेक नहीं लगाई जाती, यहाँ किया जाता है। वो तो फल काटने का यकीन जाने कि वो माल्टा सर्दियों का मौसम आते थे तो कोई गलत छिलता था तो उसको बताते थे कि नहीं बेटा यहाँ से अंगूठे ऐसे रखते हो, फिर इसको ऐसे छिला जाता है, इसका रस बाहर नहीं आता, इस केले को ऐसे खाया जाता है, ऐसे पूरा छिलका उतार के नहीं खाया जाता। और मतलब आप सोच नहीं सकते कि वो कैसी तरबियत करते थे। कोई वाकया ऐसा भी हुआ कि आपको लगा कि वालिद साहब ने एक हाथ से ज्यादा सख्ती कर दी है, बहुत सख्ती की है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा। बस मैं उनसे अजराहे मज़ाह और जो मेरा उनसे ताल्लुक था खुसूसी, जो मैं समझता हूँ हर कोई यही समझता है कि जो मेरा ताल्लुक था उनसे किसी का भी नहीं था, लेकिन मैं सफ़र व हज़र तन्हाई में और साथ रहा हूँ इस बीमारी के आलम में। जब हॉस्पिटल से लेके तो मैं अक्सर ये कहता था कि अब्बा जी आप बात करते हैं जलसे में गोली खाने की, ये कौन सी बातें करते हैं आप, जलसे में गोली खाने वाली बातें करते हैं। तो मुझे कहते थे कि हुजूर के नाम पे कोई मार दे, साज जी इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मुझे साज जी भी कह के बुलाते थे और मुंडिया ये कहकर भी बुलाते थे। जब बहुत जलाल में होते थे सख्ती से मुंडिया कह देते थे। आपने कहा कि बातों बातों में तरबियत कर जाते थे, आपसे मशवरा वगैरह भी करते थे? वो कहते थे कि यूं कर दिया गया है, मैं चाहता हूँ यूं हो जाए। वो ये नहीं कहते थे कि यूं कर दे, वो कहते थे अगर यूं हो जाए तो हम कहते थे जनाब हो जाएगा। बस इस दौरान हमारी इससे आगे कभी बात नहीं बढ़ सकी और वल्लाह वो हो जाता था। बड़े बड़े सख्त हालात आए, गिरफ्तारी भी हुई, 6 माह चीज़ें चली, शेलिंग भी हुई, धरने हुए, सारी चीज़ें हुई। कहीं पे आपने देखा हो कि यार अलामत थोड़ा सा घबरा गए? देखिए जी, उनकी बरकत से मैं आपको बात करता हूँ, वो बहुत आली मकाम है। उनकी बरकत से आपकी हयात मुबारका में वल्लाह एक दिन भी हमारे दिल पर भी नहीं गुजरा, शायद उनका हमारे दिलों पर भी कंट्रोल था। मेरे ज़ाती दिल पर भी कभी नहीं गुजरा कि यार ये क्या हो गया, यहाँ तो हम फंस जाएंगे, यहाँ हम फंस चुके हैं, यहाँ हमारे साथ क्या होगा। बल्कि अगर वो खामोश होते थे तो वो मेरे मुंह से कोई बड़ी बात सुनना चाहते थे कि ये आगे बढ़कर बात करें। तो हुआ भी ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हयात मुबारका में। हमें पता चला कि जब हालात बड़े सख्त हुए तो अदालत वगैरह में इधर वगैरह जाना पड़ा, तो फिर आपने कुछ आगे बढ़कर कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज की, कुछ लोगों में जज्बा पैदा किया। एग्जैक्टली क्या हुआ 2018 और वो मुश्किल हालात, अगर थोड़ा सा तज़किरा करें? हमने कभी सोचा नहीं था कि हम क्योंकि पहली दफ़ा जेलें, हजरत की बात नहीं कर रहा, बाकी साथियों की बात, अपनी बात कर रहा हूँ, क्योंकि यकदम एक क्रैकडाउन हुआ और शदीद क्रैकडाउन हुआ। मतलब गवर्नमेंट के अपने फिगर 40,000 अबव है कि उसमें गिरफ्तारियाँ हुई, उलमा शहीद हो गए जेलों में और टांगें टूटी, फायर लगे, बहुत कुछ हुआ। तो यकदम एक खौफ सा तारी हो गया। फिर हुआ यूँ कि मैं जेल में एक मुलाकात के लिए चला गया। मैंने पूछा कि भाई क्या बना, क्या मामला हुए? तो मैंने हजरत को बताया कि जनाब बाहर ये मामला हुए, फलां शहीद हो गए, फलां का ये हो गया, घर पर पुलिस बैठी है, रेंजर बैठी है, मामलात हैं, बहुत सारे कुछ हैं, मतलब एजेंसीज वाले आ रहे हैं, मतलब इतना प्रेशर है, मीडिया कह रहा है बगावत के मुकदमे हो जाएंगे, मिनिस्टर ऐलान कर रहे हैं कि फलां हो जाएगा फलां। तो आप फरमाने लगे अच्छा फिर तुम क्या कहते हो? मैंने कहा जी मैं तो आज बड़ी मुश्किल से आपसे मिलने आया हूँ जेल में, क्योंकि मेरा लखपत में उससे पहले भी आना जाना था। तो कहने लगे जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, जिंदा में भी न गई शोरश अपने जुनू की, अब संग मदावा है इस आशुफ्ता सरी का। बस ये उनका जुमला था। मैंने कहा जी अब बस हम अंदर आ गए तो काम रुक जाएगा। मैंने कहा जी नहीं, वो कह रहे ना जल्ला है, मतलब उनका एक अपना स्टाइल है, जल्ला है, एक काम रुक जाएगा, बरफाना लकर जिक्र में जिम्मा ने अपने सर लिया, साढ़ा काम नहीं। बस बाहर आके फिर उसके बाद काम दोबारा जारी हो गया और किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं, जो आई उनको अल्लाह ताला ने आसान किया। तो एक नुक्ता जो अभी चल रहा है, मैं उनकी आखिरी तकारीर बड़ी वायरल हो रही हैं, लोग बातें कर रहे हैं इसमें। उन्होंने कहा कि मैं फिर बताऊंगा, मैं उनका नाम लूं फिर? 4 मिनट का एक क्लिप है, उस क्लिप में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तुम बताओ तुम्हें किसने कहा था कि मुमताज कादरी को फांसी दो, तुम्हें किसने कहा था कि तुम 7C और 7B में तरमीम करो, तुम्हें किसने कहा था कि वो हल्फ में तब्दीली करो खत्म नबूवत को। अगर तुम ये बता दोगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि मुझे किसने हुक्म किया था कि मैं वहां जाके फैजाबाद में बैठूं खत्म नबूवत के
के ऊपर पैरा। तो अब वो जिनकी जानिब इशारा कर रहे थे उनके पास वो पहुंच चुके हैं। शायद वो राज मालिक खुलवाना ही नहीं चाहते थे। लोग कहते हैं ये कोई और बात है, हम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं अपना ताल्लुक दुनिया में ना जाहिर करके जाऊं। पर दूसरी बात ये कि उन्होंने कहा कि कहते हो कि यार कितने लोग आएंगे, कब आएंगे, ए मुल्क तो डिप्योद है। बिल्कुल ठीक है, ये किधर था इशारा, किसको कहा? देखिए ये जो भी रुकावट आती थी ना, कहीं भी कोई प्रोग्राम करने के लिए कोई बात परमिशन लेने जाया जाता था किसी डीसी के ऑफिस में, वो कहते जी सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है, सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है, 14 अगस्त वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 5 फरवरी वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, 23 मार्च वाले दिन हमें इजाजत नहीं है, यौम कश्मीर हो, किसी भी मामलात हो, हमें इजाजत नहीं है, सबको इजाजत है, आपको इजाजत नहीं है जी, आप नहीं आ सकते। वो इसलिए कहते हैं मुल्क तो डिप्योद है। जिस पार्टी के आप सरबराह बने हैं, तो इसकी तो ये जो तहरीक है जिसको आप लीड करने जा रहे हैं, ये एक सियासी बड़ी सियासी कुव्वत बन चुकी है। खुद जब आप पिछले 3-4 दिन से जब रात को तन्हाई में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं? तखय्युल में कुछ बन नहीं पा रहा, सब ख्यालात, जज्बात, एहसासात टूटे हुए हैं। अभी कहीं भी एक उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। जब कहीं होगा वो फिर कुछ नया तखय्युल में कोई तखय्युलात बढ़ेंगे, कोई फिक्र सोच बढ़ेगी। अभी तक तो कुछ जमा ही नहीं हो पा रहा। अपने वालिद मोहतरम का जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में मुआहदा किया था कि इतने माह के अंदर अगर हुकूमत कानून साजी करेगी पार्लियामेंट के थ्रू और फिर सफ़ीर को मुल्क बदल किया जाएगा, तो साद हुसैन रिजवी साहब क्या होगा? इन 3 माह की मेरा डेडलाइन है, 3 माह में अगर ये चीज़ें नहीं होती फिर क्या होगा? फिर तो हमारी मजलिस शुरा बैठेगी उससे पहले ही और हम फैसला करेंगे। बस इतनी सी छोटी सी बात है कि कुछ ना हुआ ना, खून तो है, कुछ ना हुआ तो वफादार साथी तो है। ज्यादा कुछ ना कर सके अपनी जान तो पेश कर देंगे हुजूर की नामूस के लिए, और कुछ ना कर सके तो। ये जब वफात हुई है तो उसके बाद वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, इन सब लोगों ने ट्विटर और इनके बयान तो जारी हुए हैं। पर्सनली आपको किसी की कॉल आई? अगर उनकी पर्सनल कॉल आ भी जाए हमारे लिए कोई एजाज की बात नहीं, किसी की भी। यहाँ वो बैसियत मुसलमान, हुजूर का गुलाम, वो हमारे सर का ताज है। ओहदे के इस बार से वो काबिल एहतराम है पाकिस्तानी रियासत, लेकिन हमारे लिए कोई एजाज की बात नहीं है, क्योंकि हमारे वालिद साहब ने हुर्रियत की जिंदगी गुजारी है, हुर्रियत का पैगाम दिया है। तो अगर वो करते भी हैं तो वो अपने लिए करेंगे, हमारे लिए नहीं। अभी तक हमारे साथ किसी ने ऑफिशियल या अनऑफिशियल किसी नहीं आया। हुकूमत की जानिब से आपको कहा गया कि हम जो मैयत वहाँ पर हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचाएंगे, ये बात दुरुस्त है? देखिए जी, हुकूमत की जानिब सच बोलना चाहिए, हुकूमत की जानिब से तो मेरे तक कोई राब्ता नहीं हुआ। हमारे कुछ मुखलिसीन थे, उनकी राय थी, तो वो राय इतनी वायरल हो गई कि वो इस बात तक पहुंच गई। हुकूमत की तरफ से कोई मेरे तक जाती तौर पर अभी कोई बात नहीं है। पहले मेरी भी राय इसी तरफ थी कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर लें, हम अपना प्राइवेट कर लें, मिलते हैं। तो फिर उसके बाद कहा गया कि नहीं, यहाँ भी लैंड नहीं हो सकता और वहाँ भी लैंड नहीं हो सकता, इतने लोगों में तो लैंड नहीं हो सकता ना, और पुल पे भी नहीं लैंड हो सकता, ब्रिज पे, तो इसलिए हमने उसको नहीं। आपकी ये जो जमात है पूरे पाकिस्तान से कितने अफराद हैं? आज़ाद कश्मीर से 17 अफराद हैं हमारी शुरा के अंदर। ठीक है जी, वो फैसला करते हैं, वो फैसला साजी करते हैं, वो जो भी मामलात हो उन पर बैठकर एक खुली बहस होती है, फिर उसके बाद वो जो फैसला करते हैं उस पर अमल दरामद। मेरी क़यादत का फैसला मेरी मुकम्मल तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मुकम्मल शुरा ने किया। साद हुसैन रिजवी के नाम पे कहीं पे इख्तलाफ भी हुआ? मैं अव्वलीन मराहिल में तो मौजूद नहीं था, बाकी मेरे सामने तो कोई ऐसी बात नहीं हुई। तो आपके वालिद मोहतरम किसी बात पर तो बहुत जोर देते होंगे कि साद जी जिंदगी में ये काम नहीं कभी करना। तो आपको बात सुनाता हूँ, वो बड़ी अहम बात है और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए। वो बात ये है कि हज़रत मुझे कहा करते थे कि साथ मैं ये चाहता हूँ कि मेरा बेटा मुझसे वफा करे, मेरे घर वाले मुझसे वफा करें, मेरी बेटियाँ, मेरी औलाद, मेरे वालिदैन, मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे मानने वाले मुझसे वफादार हो जाएं, मेरे अहदेदार मुझसे वफादार हो जाएं। तो क्या मैंने कभी ये सोचा है कि मैंने किससे वफा करनी है? वो कहते थे अगर हम उनसे वफा कर लें जिनका हमने कलमा पढ़ा है। वो कहते थे कि मैं आपको हकीकतन कहता हूँ कि फिर सारी दुनिया तुमसे वफा करेगी, उनसे वफा करके देखना, फिर ये तुम्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि ये मेरा वफादार नहीं है, तुम वैसे गद्दारी कोई नहीं करेगा, तुम उनके वफादार हो जाओ। ये सब रिश्ते, ये सब नाते, ये सब ताल्लुकात, ये सब दोस्तियाँ, यारियाँ तुम्हारे वफादार। फैजाबाद धरना, उसमें एक वीडियो वायरल होती है जिसमें पैसे दिए जा रहे हैं, जो रियासती इदारे हैं उनकी जानिब से पैसे तकसीम किए जा रहे हैं बावर्दी में। क्या था वाकया, क्या था, क्यों पैसे दिए जा रहे थे, किन को दिए जा रहे थे? हमारे कारकुनान थे ये वो, हालांकि हमारे देखिए सादे लोग थे, वो आए थे जेल से,
ان کو ہم نے بعد میں تحقیق کرائی, انہوں نے اپنا ATM دیا, DG رینجر صاحب تھے غالباً, انہوں نے اپنا ATM دیا اور 30,000 روپیہ تھا ٹوٹل. وہ انہوں نے 1,000 کے وہ پیکٹ بنائے, اور جو لوگ جیل سے واپس آئے, جو وہ جیل سے رہاؤ کرائے تھے, جن کی جیبیں خالی تھی, ان کو انہوں نے ایک ایک خط دے دیا. اور لوگوں نے انکار بھی کیا, لیکن انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں سمجھتے. علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی بڑی سادہ سی زندگی گزاری ہے. وہ تو کبھی اب ساتھیوں نے کوئی مشورہ نہیں دیا, خیال نہیں دیا کہ ہم کو لوگوں کے ملنے کے لیے اب لوگ بڑے اہم آ رہے ہیں, یہ وہ, تو ہم ذرا کوئی بڑی جگہ پہ شفٹ ہو جائیں, کوئی ایسی بات کوئی نہیں, ابھی تک تو میرے ساتھیوں نے مجھے ایسی کوئی بات نہیں کی, لیکن اکثر میں قبلہ سے عرض کرتا تھا کہ جناب کوئی نا سیٹ اپ بنائے, تو وہ فرماتے تھے جس دن سیٹ اپ بن جائیں گے نا, اس دن تمہارا خیال آگے نہیں ہوگا, پیچھے ہوگا. تو اپنی تحریک کے کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے ان کے نئے امیر سعد حسین رضوی کا؟ ان کے نئے سعد حسین رضوی نہیں, میں ایک ان کا بھائی ہوں چھوٹا, بلکہ سارے مجھے سعد بھائی کہتے ہیں, اور الحمدللہ میں ان کے اندر ہی رہا ہوں. مجھے بالکل بھی آپ کسی کارکن کو اٹھا کے دیکھ لیں, وہ مجھے اپنے مختلف نہیں سمجھے گا.